जी सो वो हमारे जॉइंट्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाती हैं. सो दैट डिजीज in which a specific crystals called the MSU crystal, monosodium urate. So ये बेसिकली यूरिक एसिड से बनते हैं और एक सॉल्ट है जो मोनोसोडियम यूरेट कहलाता है. उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं आपके जॉइंट्स के ऊपर और दैट विल कॉज द प्रॉब्लम ऑफ गाउट. ओके, नाउ this is a very common problem, hyperuricemia. Hyperuricemia कहते हैं increased level of uric acid in the blood. So it is very common और 5 to 8% इसका prevalence है asymptomatic का. ठीक है, जबकि जो gout है, gout mind it, it's a symptomatic disease. And asymptomatic hyperuricemia is a one of the classifications of this disease. सो जो उसका प्रेवलेंस है गाउट का दैट इज 13 पर 1000 men एंड एग्जैक्टली द हाफ ऑफ 6.4 ऑफ 1000 वुमेन. इसका मतलब है कि जो आदमी है उसमें इसका जो प्रेवलेंस है वो औरतों से ज़्यादा डबल होता है. इसकी रीज़न क्या है वो आपको आगे पता चलेगा. ना जितना किसी का यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होगा उतना ही उसको चांसेस हैं कि गाउट डेवलप हो जाए. सो कुछ लोग होते हैं जिनको कि माइल्ड हाइपर यूरिसीमिया होता है, कुछ को मॉडरेट, कुछ को सीवियर. सो इवन अ पर्सन इफ द पर्सन इज एसिम्प्टोमेटिक एंड he is got severe hyperuricemia, there are chances कि he will or she will develop gout. Okay, 90% जो हैं गाउट के जो पेशेंट हैं वो मेल होते हैं. उसकी रीज़न क्या है? women they rarely get this disease because estrogens जो होते हैं प्रीमेनोपॉजल जो वुमेन हैं उनमें ये रेयरली होती है डिजीज. ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जो ईस्ट्रोजन्स का एक उनकी बॉडी के अंदर प्रीमेनोपॉजल जो स्टेट होती है उसमें ईस्ट्रोजन के लेवल बहुत हाई होते हैं. राइट, सो ये जो ईस्ट्रोजन्स हैं दे आर यूरिकोसोरिक इफेक्ट. व्हाट इज यूरिकोसोरिक? यूरिकोसोरिक मीन्स कि जो यूरिक एसिड है वो बॉडी से ये निकालता है, यूरिन के ज़रिए पास आउट करवाता है ईस्ट्रोजन्स के लेवल ज़्यादा हो गए. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ मोर कॉमन इन मेन एज कंपेयर टू women ऑफ द प्रीमेनोपॉजल एज. मेन में जो इसका पीक इंसिडेंस है दैट इज इन द 5th decade. ठीक है, आफ्टर 50s ये in the 50s it start, right? 5th decade में, सॉरी 40s में ये आता है. 40s जब होती है तो फिर 5th decade स्टार्ट हो जाता है. राइट, फर्स्ट decade is 10, second is 20, third is 30, fourth is 40 and 5th decade is when you reach the age of 50, then there are chances that you will develop this problem. Right now, one thing is primary gout and one is secondary. प्राइमरी गाउट वो होती है जिसमें कि जो यूरिक एसिड के जो प्रोडक्शन और इसकी जो एक्सक्रीशन है उसका कुछ इम्बैलेंस हो जाता है एंड दैट is associated with so many problems like obesity. ऐसे लोग जिनका के वजन ज़्यादा है, ओबीज हैं, ऐसे लोग जिनको के हाइपरलिपिडीमियाज हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या ट्राइग्लिसराइड या दूसरे जो एलडीएल वगैरह कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके लेवल हाई हैं, दे वुड डेवलप, दे आर मोर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरलिपिडीमिया. इसी तरह जो डायबिटिक्स होते हैं बिकॉज दे ऑल्सो, डायबिटिक्स जो हैं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. अगर आप देखें ना, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, सो ऑल दीज आर दी स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम प्रॉब्लम. राइट, सो इन सारी चीज़ों में यूरिक एसिड को भी हम शामिल कर लेते हैं. तो हम कहते हैं कि जो
प्राइमरी गाउट है वो इन सारे प्रॉब्लम्स ऑफ या दिस डिजीज की क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट स्टेज इज इसकी स्टेजेस क्या है। सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया आता है। यूरिक एसिड के लेवल्स बॉडी में राइज करना शुरू करते हैं, पेशेंट को कुछ भी नहीं होता। जब आप उसका ब्लड चेक करते हैं तो यू विल फाइंड के he has got or she has got a raised uric acid level, right? Second stage is acute gout. Acute gout ये होता है कि acute onset होता है और joints जो हैं उनमें सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो हम आगे देखेंगे क्या इसमें। फिर acute phase जो है वो ओवर हो जाती है और फिर बंदा जो है वो एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया में चला जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इंटरक्रिटिकल डिजीज होती है। इंटरक्रिटिकल डिजीज का मतलब ये है कि रिपीटेडली उसको एपिसोड्स होते हैं गाउट के, और जब बार बार एपिसोड्स हो रहे होते हैं तो जॉइंट्स जो हैं उनके अंदर एक तरह की गुठलियाँ सी बन जाती हैं या स्वेलिंग्स या लम्प्स बन जाते हैं, सो दैट दे आर कॉल्ड टोफाई, राइट। सो दैट स्टेज इज कॉल्ड द क्रॉनिक टोफेशियस गाउट। अब जब ये टोफेशियस गाउट में पहुंचेगा तो एक्यूट अटैक्स भी होते रहेंगे, एसिम्प्टोमेटिक भी होगा। सो ऑल दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज, ओके। अब होती क्यों है ये? हाइपर यूरेसीमिया जो है वो इसका कॉमन डिनोमिनेटर है, यानी कि हाइपर यूरेसीमिया की वजह से ये डिजीज होती है, ओके। और 2/3 ऑफ द यूरिक एसिड आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एंड 1/3 इन द स्टूल, ठीक है। सो अगर कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो यूरिक एसिड लेवल्स ऑटोमेटिकली हाई चले जाते हैं। 90% आर सेकेंडरी टू अंडर एक्सक्रीशन, यानी कि किडनी में कोई प्रॉब्लम होगा या यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन जो है बाइल में उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से बंदे को गाउट होती है। एक्सक्रीशन, प्रोडक्शन का कोई इसमें ताल्लुक नहीं। 10% जो है दे आर बिकॉज ऑफ द ओवर प्रोडक्शन of uric acid, and there are two enzymes which are HRPRT and PRPP. These are the enzymes which take part in the metabolism or in the processing of your uric acid. So overproduction की वजह से होते हैं। अब होता क्या है पैथोजेनेसिस में? ये होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी आपको बताया था मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं दे गेट डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स, एंड बिकॉज दीज आर जस्ट लाइक द फॉरेन बॉडीज, सो ल्यूकोसाइट वहाँ पर आ जाते हैं और एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है जिसकी वजह से जॉइंट की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और ये कहते हैं कि एक्यूट गाउट जो है ये न्यू क्रिस्टल फॉर्मेशन, यानी कुछ तो बने हुए होते हैं ऑलरेडी, लेकिन जब एकदम से बहुत ज़्यादा नए क्रिस्टल्स बनते हैं तो एक्यूट गाउट का अटैक हो जाता है, ठीक। तो जो फैक्टर्स जो प्रेसिपिटेट करते हैं इसको, वो कौन कौन से हैं? उसमें आपकी सर्जरी है, ठीक है। सर्जरी जो है वो आप अगर किसी पेशेंट कोई एसिम्प्टोमेटिक है और उसकी सर्जरी हुई है तो ही विल बिकम सिम्प्टोमेटिक, प्रेसिपिटेटेड, क्योंकि स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा, अल्कोहल, स्टार्वेशन, और इसी तरह कुछ ड्रग्स हैं जो कि यूरिक एसिड के लेवल्स को लो करती हैं। वो जब स्टार्ट करते हैं जो कि हम गाउट की ट्रीटमेंट में देते हैं, तो उनको जब स्टार्ट करते हैं या उनको अचानक से बंद करते हैं तो फिर भी एक्यूट गाउट के अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इस तरह कुछ ड्रग्स हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर वो दी जाएं बंदे को किसी और पर्पस के लिए तो फिर भी उसका यूरिक एसिड लेवल्स हाई होते हैं और उसको गाउट डेवलप हो जाता है। सो रिमेंबर द मेनोमैनिक कांट लीप। कैंट लीप यानी लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, यानी कि छलांग नहीं लगा सकता, आई कैंट लीप। सो कैंट लीप जो हैं ये ड्रग्स हैं जो कि हाइपरयूरेसीमिया करती हैं, एसोसिएशन होती है उसमें।
C is for cyclosporine, बहुत सारी चीज़ों में यूज होती है. अल्कोहल, निकोटैनिक एसिड, थायजाइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, इथॉम्ब्यूटॉल जो हम टीबी की ट्रीटमेंट में देते हैं. इस तरह एस्प्रिन, बहुत कॉमन ड्रग. पायराजिनामाइड अगेन एंटीटूड. सो दीज आर द ड्रग्स जो कि हाइपरयूरिसीमिया कॉज करती हैं और प्रेसिपिटेट कर सकती हैं एक्यूट. अब इसमें होता क्या, पैथोलॉजी क्या होती है? मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ डेपोजिशन ऑफ MSU crystals are three. One is the cartilage, and one is the epiphyseal bone and periarticular structures. बोन के लॉन्ग बोन जो हैं उसकी एपिफिसिस मेटाफिसिस होते हैं, आपको पता है. जो उसकी एंड वाले जो पार्ट्स होते हैं या जो उसके एंड्स होते हैं दो, उन्हें एपिफिसिस कहते हैं. सो जो बोन्स की एपिफिसिस है वो कार्टिलेज और पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स. पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? टेंडन्स हैं, और इसी तरह जो हैं वो जॉइंट्स, जो मसल्स हैं, या बरसा जिसे हम कहते हैं, बरसा वगैरह हैं. तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, उधर ये क्रिस्टल जाके डिपॉजिट. और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसे कि हम किडनी कहते हैं, वहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर, ये डिपॉजिट होते हैं जाके क्रिस्टल्स. ठीक है. अब टोफस क्या होता है? टोफस जो होता है बेसिकली इट्स अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन. जैसे मैंने बताया था ना कि क्रिस्टल्स बनते हैं, फॉरेन बॉडी वो एक तरह से बॉडीज को लेती है, वहाँ पर आके इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमा होते हैं. अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या होता है कि अगर वो हील अप ना हो तो वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू बन जाता है. राइट. सो ये जो सारी चीज़ है, इसे ये एक तरह की गुठली बना देती है जिसे कि हम टोफस कहते हैं या टोफाई कहते हैं. ठीक है. सो दीज आर दी टोफाई जो हैं वो फाइब्रस टिश्यू होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में जो बनते हैं. अच्छा, किडनी में जो हैं वो ये क्रिस्टल जाके डेपोजिट होते हैं, और उसी तरह जैसे कि जॉइंट्स के इर्द गिर्द फाइब्रोसिस करते हैं, तो किडनी में भी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है. यानी कि जो किडनी की ग्लोमेरुलस है वो डिफेक्ट अफेक्ट होती है इससे. ठीक है. उसमें ये जाके उसको स्क्लेरोज कर देते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. So this is the pathology of gout. Now, what are the secondary gouts? What are the features या what are the causes of secondary gout? अब gout जो है वो दो तरह से हो सकते हैं. One is increased production and second is reduced excretion. So increased production के यूरिक एसिड बढ़ ही ज़्यादा है. आपको पता है कि प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स ये दो चीज़ें हैं जो कि आपके बॉडी में आपके मौजूद होती हैं. आप जब बहुत ज़्यादा प्यूरिन वाली डाइट्स खाते हैं, प्यूरिन्स ज़्यादातर आपके जो ऑर्गन मीट है या जो ऑर्गन्स हैं उनसे होते हैं. फॉर एग्जांपल मसल है, लिवर जो कलेजी आप खाते हैं, इसी तरह ब्रेन है. तो जितने भी ऑर्गन मीट है उसमें प्यूरिन्स होती हैं. ठीक है ना. तो अगर एक्सेसिव, अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा गोश्त खाने का शौक है, मगज़, निहारी, कलेजी शलेजी, तो वो लोग हैं जिनमें के यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है. ज़्यादा बनता है तो बॉडी की एक कैपेसिटी होती है उसको एक्सक्रीट करने की, वो कैपेसिटी जो है वो ओवरकम हो जाती है और फिर बंदे को गाउट डेवलप हो जाती है. ठीक है. सेकंड प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ पर होती है? लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर. आपको पता है कि जितने भी लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उसमें आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ग्रो करना शुरू करते हैं और फिर वो ब्रेक डाउन भी होते हैं. तो उनकी जो प्यूरिन्स होती हैं, जो डीएनए मटेरियल उसका निकलता है, तो वो एक हैवी प्यूरिन जो डोज है वो बॉडी को मिलती है और बॉडी जो है वो गाउट में चली जाती है, यानी कि यूरिक एसिड बनता है ज़्यादा. इस तरह हेमोलिटिक एनीमियाज जो हैं उनमें भी समहाउ और द अदर यूरिक एसिड के लेवल हाई हो जाते हैं. इसकी रीज़न इज़ अननोन, लेकिन क्रॉनिक हेमोलिटिक एनीमियाज जो हैं दे आल्सो कॉजेज सेकेंडरी गाउट.
एक्सफोलिएटिव सोराइसिस। सोराइसिस में आपको पता है कि बॉडी के जो स्किन है उसके अंदर डैमेज होता है, स्केली लीजन्स होते हैं और फिर वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, नीचे से जो स्किन की जो लेयर्स हैं वो ग्रो, सो देयर इज़ एक्सेसिव ग्रोथ, तो ग्रोथ की वजह से ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है। इसी तरह कार्सिनोमेटोसिस या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जब भी कोई ट्यूमर है बॉडी में जिसको के जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसको जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ट्यूमर जो है वो ब्रेक डाउन होता है, कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, या आप उसको और कोई ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो ब्रेक डाउन होता है। अब जब वो ट्यूमर सेल ब्रेक डाउन होते हैं, ट्यूमर सेल्स के अंदर बहुत हैवी लोड होता है प्यूरिन्स का, उनके डीएनए मटेरियल, और वो एबनॉर्मल होता है वो डीएनए, सो वो बहुत बड़ा एक तरह से तूफान आ जाता है समझे कि प्यूरिन्स का, सो इसीलिए यूरिक एसिड बढ़ता है। एल्कोहलिज्म अगेन इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सेकेंड। So all these things they cause increased production of uric acid. Now प्रोडक्शन नॉर्मल है, लेकिन जो ऑर्गन्स इसको एक्सक्रीट करवा रहे हैं यूरिक एसिड को, उनमें प्रॉब्लम हो गया, जिसे कहते हैं कि अंडर एक्सक्रीशन। वो किस में होता है? तो इसके रीनल कॉजेज हो सकती हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ADPKD, इस तरह लेड नेफ्रोपैथी। सो दीज आर द 3 कॉजेज जिसमें के यूरिक एसिड हाई होगा। एंडोक्रीन कॉजेज क्या है? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म और डायबिटीज इंसिपिडस। ये 3 कॉजेज हैं जो कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह मेटाबॉलिक कॉजेज में कीटो एसिडोसिस है, लैक्टिक एसिडोसिस है, स्टारवेशन है, स्पेलिंग इसके गलत है, इट इज स्टारवेशन, सो severe dehydration है। सो ऑल these things they cause reduced excretion of uric acid and its level go high in the body. Drugs तो मैंने बताया था, can't leap, आपको बताया था मैंने कुछ देर पहले, ये साइक्लोस्पोरिन, अल्कोहल, निकोटिनिक एसिड, थायजाइड, लूप डाइबेटिक, ethambutol, aspirin और pyrazinamide. So these are the drugs which can cause secondary drugs या reduce excretion of uric acid. फिर कुछ और कॉजेज हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड हैं, बट उनके साथ भी रिड्यूस एक्सक्रीशन होती है। सार्काइडोसिस एंड डाउन सिंड्रोम, दीज आर द 2 एग्जांपल्स जिसमें कि रिड्यूस एक्सक्रीशन होती है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एसिम्प्टोमेटिक में तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक, आपने उसका ब्लड चेक किया और बस आपको पता चला कि उसका यूरिक एसिड लेवल हाई है। एक्यूट गाउट में क्या होता है? सो एक्यूट गाउट में एक्यूट आर्थराइटिस होता है, जॉइंट की जो स्वेलिंग है उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन साइट जो है दैट इज़ दी फर्स्ट, ये जो उसका फर्स्ट अटैक होता है वो आपका जो अंगूठा है पाँव का, जिससे कि फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल MTP, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट जो होता है फर्स्ट, वहाँ पर ये कॉमनेस्ट 50% पेशेंट जो हैं उनको इधर अटैक होता है। उस पाँव का जो अंगूठा है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, पेनफुल होता है। सो दैट इज द 80% जो अटैक्स हैं वो मोनो आर्टिकुलर होते हैं। मोनो आर्टिकुलर के किसी एक जॉइंट को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि वो पाँव के अंगूठे को करेंगे, या फिर और टिपिकली जो होते हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटी को ये ज़्यादा इन्वॉल्व करती है। उसमें MTP, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, एंकल जॉइंट और नी जॉइंट, ये 3 कॉमनेस्ट इन्वॉल्वमेंट। 20% केसेस में ये पॉलीआर्टिकुलर हो सकता है। जो लेस कॉमन साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट हैं वो रिस्ट में, फिंगर्स में और एल्बो में, ठीक है। अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता, जैसे कि शोल्डर जॉइंट है या हिप जॉइंट है, दे आर द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी, उनको ये इन्वॉल्व नहीं करता समहाउ द अदर, ठीक है। अब
इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अगर आपको कोई पेशेंट आ गया तो उसमें आपको क्या क्या सोचना चाहिए? उसमें आपको सेप्टिक आर्थराइटिस यानी जॉइंट की कोई इन्फेक्शन है, वो भी इसी तरह प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन यूजुअली वो उसमें इन्फेक्शन के जो है वो फोकस होगा, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या किसी का सोर थ्रोट है उसकी वजह से सेप्टिक आर्थराइटिस है, या ट्रॉमा हुआ है या कोई इंजेक्शन लगा है उसकी हिस्ट्री होगी, ठीक है ना। तो सेप्टिक आर्थराइटिस इज वन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अदर इज सेलुलाइटिस, कि जॉइंट का मसला ही कोई नहीं है, ओवरलाइंग जो स्किन है वो उसमें प्रॉब्लम हुआ है, कॉमनली डायबिटिक्स में होता है ये, या ओल्ड एज में होता है। इसी तरह थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, अगर ओवरलाइंग कोई वेन है उसकी सोजिश हो गई है तो वो भी इसी तरह ही प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं गाउट। अब एक्यूट अटैक जो है वो 3 से 10 दिन लेता है सेटल डाउन होने में। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी देंगे तो 3 से 10 दिन में वो सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन आप पेशेंट को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं तो यू गिव हिम द ट्रीटमेंट। और अगर रिकरेंट अटैक्स हों तो जो मोनो आर्टिकुलर डिजीज़ है वो पॉली आर्टिकुलर होती है, जो ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है और फिर 3 से 10 दिन नहीं रहती, वो ज़्यादा लंबा रहती है, सही। सो रिकरेंट अटैक्स में ये प्रॉब्लम होगी। सो ना, एक हमने कहा था जी एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया, फिर एक्यूट गाउट, फिर इंटरक्रिटिकल डिजीज और फिर ट्रोफेशियस गाउट, ये 4 स्टेजेस बताएंगे। सो नाउ व्हाट इज इंटरक्रिटिकल गाउट? इंटरक्रिटिकल गाउट में एसिम्प्टोमेटिक पीरियड्स होते हैं इन बिटवीन द क्राइसिस, बट MSU crystal can still be recovered if necessary, ठीक है। सो MSU क्रिस्टल्स जो हैं, आप जॉइंट को जब एस्पिरेट करते हैं, पेशेंट को पेन नहीं है, कुछ नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन उसके जॉइंट में क्रिस्टल्स निकलेंगे, ठीक है। तो क्राइसिस भी होते हैं और एसिम्प्टोमेटिक भी पेशेंट होता है इन बिटवीन। ड्यूरेशन जो है इसकी वो वेरी करती है, बट अनट्रीटेड पेशेंट मे हैव अ सेकंड एपिसोड विद इन 2 ईयर, ठीक। अगर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो 2 साल के अंदर अंदर उसको दोबारा से अटैक हो। कुछ पेशेंट जो हैं दे इवॉल्व इनटू पॉली आर्टिकुलर गाउट विदाउट पेन फ्री इंटरक्रिटिकल एपिसोड। सो मैंने बताया था ना कि ये पूरा स्पेक्ट्रम है, एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया, एक्यूट गाउट, इंटरक्रिटिकल गाउट और ट्रोफेशियस, ठीक है ना। तो ये फिर कुछ पेशेंट जो होते हैं उनमें क्रॉनिक हो जाता है। अब टोफाई या क्रॉनिक ट्रोफेशियस गाउट क्या होता है? तो इसका जो हॉलमार्क है दैट इज डेपोजिशन ऑफ द सॉलिड यूरेट, क्रिस्टल्स नहीं, अब सॉलिड यूरेट बन गया। आपको पता है नमक जो है या सॉल्ट जो है या चीनी जो है उसके भी क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, लेकिन जब वो क्रिस्टल्स मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ तो एक बड़ी, समझे कि आप ढेला सा बना देते हैं नमक का या चीनी का, सो दैट इज दी सॉलिड। सो इसी तरह यूरेट क्रिस्टल्स भी जब सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से मुराद है आपका आपके लिगामेंट्स हैं, आपके फेशिया है, ठीक है। सो वहाँ पर जब ये डिपॉजिट हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड द टोफाई। इट इज एसोसिएटेड विद अर्ली एज ऑफ ऑनसेट। अगर किसी यंग बंदे में गाउट डेवलप हो गई है 50 से कम उम्र के, वो फिर लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका चलता है प्रॉब्लम, सो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टोफाई बनने के। सो जितनी डिजीज़ पुरानी होगी टोफाई बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देते लंबे अरसे तक तो फिर भी टोफाई बनने के चांसेस हैं। अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंट हो गए किसी को, जल्दी जल्दी अटैक्स हो रहे हैं। फिर इसी तरह लोअर एक्सट्रीमिटी की बजाय अगर अपर एक्सट्रीमिटी किसी में इन्वॉल्व है, हमने कहा था 80% जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटी को, सॉरी 50% जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटी को करती है और बाकी जो है वो अपर एक्सट्रीमिटी। सो ऐसे पेशेंट जिनमें कि अपर एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व हो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गाउट जो है वो उनमें डेवलप होगी, ठीक है, सॉरी टोफाई उसमें डेवलप होगी। इसी तरह पॉली आर्टिकुलर डिजीज़, अगर एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो फिर भी
और यूरिक एसिड के लेवल्स बहुत हाई हैं तो फिर भी टोफाई बन जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट हैं जिनको कि साइक्लोस्पोरिन और डायूरेटिक्स हम देते हैं, दे आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ टोफाई। सो टोफाई बनने की जो कॉजेज हैं उनमें दो कॉजेज ये भी हैं कि साइक्लोस्पोरिन और डायूरेटिक किसी को दिया, सो और वो ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है, उनमें भी टोफाई ज़्यादा। मोस्ट कॉमन साइट, अब ये टोफाई बनते कहाँ कहाँ है? ऑलिक्रोनॉन। ऑलिक्रोनॉन आपको पता है क्या होता है? ये जो आपकी एल्बो है, दिस पार्ट, दिस इज द ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस, ठीक है। ये और इसके अंदर एक फोसा भी होता है, इसे ऑलिक्रोनॉन फोसा कहते हैं, तो ये सो ऑलिक्रोनॉन जो है दैट इज दी प्लेस जहाँ पर ये प्रोफाइल, इसलिए आप ये एल्बो के नीचे जो है वो आप यहाँ पल्पेट करते हैं तो आपको प्रोफाइल मिलते हैं। इस तरह प्री पटेलर बर्सा, आपका जो पटेला है उसके बिल्कुल फ्रंट पे आप पल्पेट करें, आपको गुठलियाँ जहाँ चीज़ मिलेगी तो वो टोफाई हो। इसी तरह अल्नर सरफेस एंड एक्लीज टेंडन, अल्ना रेडियस इज बाहर एंड अल्ना इज मीडियम, सो अल्नर सरफेस जो है और एक्लीज टेंडन, ये आपके जो हैं दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर के आपके टोफाई बनते हैं। हाथों में जॉइंट्स में, हाथों के जॉइंट में अगर ये बन जाएं तो दे कैन डिस्ट्रॉय दी जॉइंट एंड दिस कैन कॉज दी सबलक्सेशन और इवन दी जॉइंट डिस्ट्रक्शन हाथों में जो है। अच्छा, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? टोफाई जो है वो अल्सरेट कर सकते हैं स्किन को, वो स्किन के वैसे नॉर्मली नीचे होते हैं, उसके ऊपर अगर आप स्किन को ऐसे पिंच करें तो यू कैन पिंच द स्किन ओवर दी टोफाई, लेकिन सम टाइम वो अल्सरेट कर जाते हैं, स्किन का के ऊपर अल्सर बनता है और उसका जो मटेरियल है जो है वो चॉक की तरह का एक मटेरियल होता है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। MSU क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो यू विल फाइंड ये MSU क्रिस्टल्स, ठीक है। नाउ द टोफाई they can progress insidiously with increased stiffness and pain. So joints के अंदर अगर टोफाई बने हुए हैं तो जॉइंट जो है उसकी स्टिफनेस हो सकती है या पेन पेशेंट को हो सकता है कि उसमें जॉइंट में पेन हो जाए। अब किडनी जो है वो इन्वॉल्व होता है तो उसमें क्या होता है फिर, ठीक है, उसमें यूरोलिथेसिस होता है, यानी किडनी के अंदर स्टोन बन जाएंगे, सो यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं उनको, ठीक। अगर स्टोन नहीं भी बनते तो यूरेट नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी में ये होता है कि जो पूरा आपका इंटरस्टिशियम है किडनी का वो डैमेज हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द यूरेट नेफ्रोपैथी, ठीक है। इसी तरह यूरिक नेफ्रोपैथी, व्हाट इज द यूरेट नेफ्रोपैथी, व्हाट इज द यूरिक नेफ्रोपैथी? यूरेट नेफ्रोपैथी में जो है यूरेट में इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व होती है, याद रखें, और यूरिक नेफ्रोपैथी जो है वो आपके कलेक्टिंग टिब्यूल्स को, आपने देखा ना दो चीज़ें होती हैं किडनी के अंदर, वन इज द इंटरस्टिशियम, अदर इज द कलेक्टिंग सिस्टम, उसमें कलेक्टिंग टिब्यूल्स होते हैं, फिर वो पेल्विस में आके खुलते हैं, वहाँ से फिर वो जो है वो आपकी यूरेटर में अल्टीमेटली होकर मर्ड होता है। सो यूरिक जो है वो नेफ्रोपैथी, उसमें कलेक्टिंग ट्यूब्स जो हैं उस पर डेपोजिशन होती है। यूरोलिथेसिस 22% जो प्राइमरी गाउट के पेशेंट हैं उनमें 22% में ये यूरोलिथेसिस होता है, जबकि 42% सेकेंडरी वाले में, सेकेंडरी के जो कॉजेज हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं किडनी में स्टोन होने। यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी में प्रेजेंट एक्यूटली इन पेशेंट बीइंग ट्रीटेड फॉर मैलिग्नेंसी। अच्छा, अब मैलिग्नेंसी वाले जो पेशेंट है उनमें क्योंकि ट्यूमर लाइसिस होता है, यूरिक एसिड बहुत हैवी मिकदार में बन जाता है और जाके ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से
पेशेंट जो हैं उनको एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकती है, राइट। सो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। यूरेट नेफ्रोपैथी स्लोली प्रोग्रेसिव होती है और हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया। सो ये आपने याद रखना कि यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी और यूरेट नेफ्रोपैथी। यूरिक एसिड एक्यूटली प्रेजेंट करेगी नेफ्रोपैथी, और यूरेट जो है वो स्लोली और प्रोग्रेसिव होती है, और ये हाइपरटेंशन प्रोटीन यूरिया के साथ प्रेजेंट करता है, जबकि ये जो है एक्यूटली प्रेजेंट करता है, एक्यूट यूरिनरी टेंशन। ये दो टर्म्स आपने याद रखी हैं। ये आप देखें कि ये आपका जो जॉइंट है ये यहाँ पर स्वोलन है, और ये आपको फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व नजर आ रहा है। इस तरह ये अगर हैंड में इन्वॉल्वमेंट है तो ये देखें स्किन अल्सरेट हुई हुई है, राइट, शाइनी स्किन है, उसके ऊपर सेलुलाइटिस भी हुआ हुआ है। सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट दी हैंड। अच्छा, अब इसके जॉइंट टेस्ट क्या हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं? डायग्नोसिस में आपने जो आपका जो जॉइंट फ्लूइड है, जो इन्वॉल्व जॉइंट है, उसमें से आप फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं और उसमें आपको मोर देन 2000 सेल्स मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स। सो दैट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसी तरह MSU क्रिस्टल्स होते हैं, और उसको पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप, ये एक खास किस्म की लाइट आप उस पर डालते हैं, और आपको वो क्रिस्टल्स जो है ना वो नज़र आते हैं। सेल्स के अंदर होते हैं एक्यूट स्टेज में। MSU crystal, they do not exclude the possibility of septic arthritis. For this reason, it is recommended to request a gram smear. यानी आपको, क्योंकि ये देखें बहुत हैवी सेल काउंट है इसमें, जो कि सेप्टिक आर्थराइटिस की जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी तरह ही होता है। तो इसलिए आप ये कहते हैं कि जो अपना पेशेंट हैं गाउट के, उनमें एक्यूट स्टेज में आप ज़रूर ग्राम स्टेन भी रिक्वेस्ट करें, उसके जो अपने फ्लूइड निकाला है उसने इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। फिर 24 आवर यूरिन कलेक्शन, आपने देखना है कि यूरिक एसिड कितना निकल रहा है बॉडी में से। सो अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड निकल रहा है तो जो यूरिनल स्टोन का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, सही है। तो फिर आप प्लान करते हैं। सो 24 आवर यूरिन कलेक्शन फॉर यूरिक एसिड। इस तरह एक्सरेज जो हैं वो एक्सक्लूड करते हैं अदर काइंड ऑफ आर्थराइटिस। अगर किसी को रूमेटाइड है या किसी को और कोई इन्वॉल्वमेंट है, सो आप एक्सरेज करके उसको रूल आउट करवा लेते हैं। लॉन्ग टर्म जो गाउट है उसमें एरोजिव आर्थराइटिस होता है और पंच्ड आउट एरोजन, यानी कि जैसे आप किसी पंच नहीं करते हैं कागज, किसी फोल्डर आप जो बहुत सारे कागज हो उनको पंच करते हैं, इस तरह के पंच्ड आउट एरोजन हो जाती हैं इन्वॉल्व बोन्स के अंदर क्रॉनिक आर्थराइटिस में। ये आप देखें, ये आपका फर्स्ट मेटाटार्सल है, ये फ्लेंजेस है, दिस इज फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट, और ये पंच्ड आउट लीजन्स आपको ये नजर आ रहा है एक्सरे, ठीक है। दिस इज हाउ द गाउट लुक्स लाइक। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मैंने बता दिया था। एक्यूट में आपने सेप्टिक, सूडो गाउट, रिएक्टिव आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, हीम आर्थरोसिस, ट्यूमर। टोफाई जो है उसमें रूमेटाइड नोड्यूल्स भी टोफाई की तरह के होते हैं, लेकिन उसकी लोकेशन फ़र्क होगी। रूमेटाइड आर्थराइटिस है, सूडो गाउट में भी टोफाई बन सकते हैं। सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस और एरोजिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये जो हैं दीज आर दी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एंड टोफाई, ठीक है। आपने ट्रीट कैसे करना है नाउ? अगर कोई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरयूरेसिमिया एक्सेप्ट 3 स्पेसिफिक सर्कम। 3 केसेस में आप उसको ट्रीटमेंट देंगे। नंबर 1 कि अगर परसिस्टेंटली उसका एक सैंपल पे नहीं ट्रीटमेंट करते, आपने दोबारा रिपीट करवाया फिर भी वो 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये
यूरिक एसिड का लेवल अगर मेन में है या फिर फीमेल में मोर देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो फिर आप ट्रीट करें। अच्छा, मेल में ज़्यादा क्यों होता है और फीमेल में ये कम क्यों होता है? एनी आइडिया? कोई इसका जवाब देना चाहेगा कि मेल में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा क्यों होता है, फीमेल में कम क्यों होता है? एनीवन? ओके, आई विल टेल यू। देखिए, मेल जो हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, ठीक है। सो मेल्स में बिकॉज मसल मास ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका आपने देखा होगा क्रेटिनिन लेवल भी जो है मेल में नॉर्मली ज़्यादा होते हैं फीमेल के मुकाबले में। मेल और फीमेल के क्रेटिनिन का जो अपर लिमिट है उसमें फ़र्क है। इसी तरह यूरिक एसिड भी जो है वो भी क्योंकि प्रोटीन से ही बनता है, प्यूरिन से बनता है, तो इसीलिए जो मेल का लेवल है वो वैसे ही ज़्यादा होता है। तो अगर 13 से ज़्यादा, 13 से ज़्यादा मेल में और 10 से ज़्यादा फीमेल में है, सो दैट इज इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट। सेकेंडली, देयर इज रिस्क ऑफ नेफ्रोलिथिसिस। आपने उसका 24 आवर यूरिन एक्सक्रीशन किया है और वो आपने देखा है कि 1.1 ग्राम या 1100 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा है। 24 घंटे में वो यूरिक एसिड 1.1 ग्राम निकाल रहा है यूरिन के अंदर। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी he or she will develop uric एसिड स्टोन। तो उसको रोकने के लिए फिर आपको मिलिगेंसी का पेशेंट है और उसको आपने कीमो या रेडियो देनी है और देर आर चांसेस कि जी उसका जो है वो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम उसको। तो ये 3 कंडीशन एक्यूट में जो है आप पेशेंट को एड्रेस एडवाइस करते हैं, जॉइंट मूव नहीं करना। इस तरह एनएसएड्स जो हैं जिसमें कि आइबुप्रोफेन है और दूसरी ड्रग्स हैं, सेलिकॉक्सिब है, या आप पेशेंट को जो है वो और बहुत एनएसएड्स हैं, सिंफ्लेक्स वगैरह, ये आप पेशेंट को देते हैं जो कि पेशेंट की पेन को रिलीफ करते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स। कॉल्चिसिन जो है इट इज़ अ ड्रग जो कि जिसकी इंडिकेशन है इन पेशेंट्स में, और ये न्यूट्रोफिल की जो मूवमेंट है उसको ये चेक करती है कॉल्चिसिन। सो ओरल कॉल्चिसिन जो है ये दैट इज आल्सो अप्रूव्ड फॉर एक्यूट अटैक्स। इसी तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं दे आर दी mainstay of treatment when you can't give कॉल्चिसिन या एनएसएड्स किसी पेशेंट को नहीं दे सकते तो उनमें फिर स्टीरॉइड का एक शॉर्ट कोर्स करवा देते हैं। फिर एनाकिनरा जो है ये एक ड्रग है जो कि ऐसे केसेस में देते हैं जो कि रेजिस्टेंट हो, स्टीरॉइड को भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, या फिर जिनमें रिबाउंड फ्लेयर हो। रिबाउंड फ्लेयर ये है कि आपने स्टीरॉइड दिए, एनएसएड दिया या कॉल्चिसिन दिया, पेशेंट ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा एक्यूट अटैक हो गया, उसे कहते हैं रिबाउंड फ्लेयर। तो ये दो कंडीशन जो हैं इनमें एनाकिनरा जो है इट्स अ ड्रग, इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, ये आप इसको दे सकते हैं। फिर राइलोना सेप और कोनाकिनुमैब, ये दो ड्रग्स हैं जिन पे के क्लिनिकल ट्रायल्स अभी हो रहे हैं कि ये एक्यूट गाउट में आप दे सकते हैं, लेकिन स्टिल दे आर अंडर ट्रायल। अब इंटरक्रिटिकल गाउट का ट्रीटमेंट कि पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक होता है, फिर एक्यूट अटैक होता है, फिर एसिम्प्टोमेटिक, फिर एक्यूट अटैक, ठीक है। हो गया, थैंक यू। सो
इंटर क्रिटिकल डिजीज में आपने क्या करना है? द फोकस इन दिस स्टेज इज प्रिवेंशन एंड प्रोफिलैक्सिस। आपने प्रिवेंट करने के एक्यूट अटैक्स ना हो, वो कैसे करना? सो अगर पेशेंट को कोई हल्का फुल्का सा एक अटैक हो जाता है और 3 4 5 महीने बाद उसको होता है, कोई बात नहीं, फिर उसको आप NSAID से ट्रीट करें और उसको आप क्रॉनिक थेरेपी के लिए डालें। लेकिन वो पेशेंट जिनमें के साल में 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा अटैक होते हैं सीवियर, और या फिर किसी में क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल एविडेंस है क्रॉनिक गाउटी आर्थराइटिस का, यानी कि आपने देखा है कि जी जॉइंट्स उसके जो है वो टेढ़े होना शुरू हो गए हैं, या अल्सरेट कर है वो, या फिर जो है वो अल्सरेशन हो रही है, या फिर जो है वो किडनी पे इफेक्ट कर रहा है। सो इन कंडीशंस में आपने ट्रीटमेंट देनी है। ठीक, रीनल सफिशिएंसी डेवलप हो गई है, यूरिक एसिड नेफ्रोलिथेसिस हो गया है, सो दे शुड बी ऑफर्ड द ट्रीटमेंट। अब ये यूरिक एसिड लोअरिंग थेरेपी जो है वो कैसे आप करेंगे, यूरिक एसिड कम कैसे करेंगे? 3 स्ट्रेटजीज हैं जिसमें कि यूरिकोस्टैटिक ड्रग्स हैं, यूरिक एसिड पे इफेक्ट नहीं करती हैं, उसको जिधर है उधर ही रोक देती हैं। इसमें एलोपेरिनॉल और फ्लोबुक्सोस्टेट है। फिर यूरिकोसोरिक ड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग जो कि यूरिन में ज़्यादा जो यूरिक एसिड है उसको पास करवाती है, उसमें प्रोबेनिसिड इज अ ड्रग। फिर यूरिकोलिटिक ड्रग्स जो कि तोड़ देती हैं या डैमेज कर देती हैं यूरिक एसिड को और उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करवा देती हैं, उसके लेवल्स डाउन हो जाते हैं। सो दीज आर द यूरिकोलिटिक ड्रग्स। ठीक है, सो उसमें रेस्पिरिकेस एक ड्रग है और पैग्लूटिकेस, ये 2 ड्रग्स हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये 2 ड्रग्स जो हैं दे कैन बी गिवन इन दीज पेशेंट्स। तो ये 3 ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट। सबसे कॉमनेस्ट एलोपेरिनॉल है, जिसको कि आप जो है वो जानते हैं। इट्स अ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो ये उसको चेक कर लेता है उसी लेवल पे और यूरिक एसिड बनता ही नहीं है। इसकी डोज जो है वो 300 मिलीग्राम पर डे है और 800 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं देते हैं आप। और जब किसी पेशेंट को किसी क्रिएटिनिन क्लियरेंस 60 से कम हो तो आप उसको 100 से ज़्यादा नहीं देते। ठीक है, 200 से ज़्यादा नहीं देते हैं अगर किसी का 60 ml पर मिनट से कम क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, और अगर किसी का 30 से कम है तो 100 से ज़्यादा नहीं देते। तो ये इसकी डोजिंग है एलोपेरिनॉल। और इसका फार्मूला ये है कि आपने इसको स्मॉल डोज से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आप स्टार्ट करते हैं या जब स्टॉप करते हैं ड्रग्स को तो फिर भी एक्यूट अटैक हो सकता है। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद दी 100 मिलीग्राम वंस अ डे। ठीक है, ज़ाइलोरिक के नाम से ये बहुत मशहूर ड्रग है। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इसके 2% पेशेंट में रैश होता है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, लेकिन रेयरली एक इसकी जो स्फीयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस होता है, और ये लीथल हो सकता है बंदे को, कैन किल द पर्सन। कॉल्चिसिन जो है 0.6 to 1.2 मिलीग्राम देते हैं, और इट इज़ कैन बी यूज्ड एज प्रोफिलैक्सिस फॉर एक्यूट फ्लेयर। सो कंकमिटेंटली आप इसको कॉल्चिसिन भी देते हैं ताकि एक्यूट फ्लेयर्स ना हो। और फ्लुबुक्सोस्टैट जो है ये जो है ये गो यूरिक के नाम से आती है, ब्रांड नेम ऐसा गो यूरिक है। इसमें ये एक नॉन प्यूरिन ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, यानी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और नॉन ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये 2 ट्रीटमेंट। इसकी जो डोज है 40 मिलीग्राम पर डे है, मैक्सिमम इसकी 80 है। लिवर में इसका जो
मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। सो रिडक्शन रीनल इम्पेयरमेंट में इसकी कोई वो ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ सेफ फॉर दी रीनल पेशेंट, जबकि एलोपेरिनॉल नहीं दे सकते आप, या बहुत केयरफुली देना होता है। इसमें भी 2% में रैश होता है, नाजिया वॉमिटिंग होती है, और कुछ पेशेंट, एक बड़ी पेशेंट की जो नंबर है उसमें LFTs जो हैं वो डिरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने बात की थी प्रोबेनेसिड की, यूरिकोसूरिक ड्रग्स। ये उन पेशेंट में दिया सकते हैं जिनमें रीनल फंक्शन नॉर्मल हो, या जिनमें पेशेंट जिसमें अंडर एक्सक्रीशन और नो एविडेंस ऑफ टोफाई, क्योंकि ये जो हैं ये सम ऑफ द अदर टोफाई बना देंगे अगर यूरिक एसिड के लेवल बहुत हाई है। So it should be avoided in patient with nephrolithiasis or nephropathy. So renal patient में again ये safe नहीं है, और there is a risk for urolithiasis कि आप ज़्यादा एक्सक्रीट करवा रहे हैं, वो जाके किडनी में बैठ जाए। So हाई यूरिनरी आउटपुट, पानी शानी से साथ बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट से कहना है कि अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखिए अगर आप दे रहे हैं ये। तो बेनेसिड 1 to 2 ग्राम पर डे देना होता है, और बेंज ब्रो मारनॉन जो है ये ड्रग्स है जो कि 25 to 100 मिलीग्राम पर डे में आप देते हैं। दो ड्रग्स हैं जो कि आप यूरिकोसूरिक करते हैं। लोसार्टन, फेनोफिब्रेट, विटामिन सी, हाई डोज ऑफ एस्प्रिन, दे आर आल्सो माइल्डली यूरिकोसूरिक इफेक्ट। ठीक है ना, ये यूरिकोलिटिक ड्रग्स जो हैं, it's a recombinant uricase like reaction that convert the urate to more soluble allantoin। ठीक है, यूरिक एसिड जो है वो यूरेट जो है वो soluble नहीं होता, इसीलिए जाके ये डिपॉजिट हो जाता है, जबकि एलेंटाइन जो है वो soluble होता है और वो डिपॉजिट नहीं होता। तो इसीलिए यूरिकोलिटिक ड्रग्स जो है रेस्ब्यूरिकेज और पैग्लोटिकेज, ये यूरिक एसिड को लाइज कर देती हैं या तोड़ देती हैं, और वो एलेंटाइन में कन्वर्ट, और एलेंटाइन जो है वो सॉल्युबल है, वो डिपॉजिट कहीं नहीं होता, ना किडनी के अंदर ना ही जॉइंट के अंदर। ठीक है, और बहुत रेजिस्टेंट केसेस अगर हों तो इसमें आप ये दोनों ड्रग्स यूज करें। नाउ वी कम टू सूडोगाउट, इसका दूसरा नाम CPPD डेपोजिशन डिजीज भी है। कैल्शियम पायरुवेट पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं, उसकी डेपोजिशन को आप सूडोगाउट कहते हैं। ठीक है, और ये जो है एल्डरली की डिजीज़ है। गाउट जो थी वो 55th डेकेड में आती है, और जबकि ये जो है वो 6 to 7 to 8 डेकेड में जाके आपके आती है। और इसमें आप देखेंगे फीमेल जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। ठीक है, 2 to 7 रेज़ टू 1। मतलब ये है कि फीमेल क्योंकि इस एज तक दे आर नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, सो इसलिए ज़्यादा इसमें फीमेल इन्वॉल्व है। अच्छा, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस डिजीज़ में हेल्प करती हैं, यानी कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं जिनमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोकैल्सीयूरिया, हाइपर कैल्सीमिया, हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोसिड्रोसिस, हाइपोफॉस्फेटिजिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, गाउट, न्यूरोपैथिक जॉइंट्स, एमिलाइडोसिस, ट्रॉमा और ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये सारी डिजीजेस जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम। इसकी इटियोलॉजी किसी को नहीं पता, लेकिन कार्टिलेज मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कि ये क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। CPPD क्रिस्टल जो हैं वो जॉइंट कैप्सूल्स और फाइब्रोकार्टिलेजनस स्ट्रक्चर्स के अंदर ये अपना एक्शन करती हैं, और वहाँ न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन होती है और इरोजन्स बन जाते हैं। एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग अटैक्स होते हैं और रिजेंबल एक्यूट गाउट, लेकिन इसमें 50% केसेस में नी इन्वॉल्व होता है, फॉलोड बाय रिस्ट,
तो देखिए कि डिफरेंस था, उसमें रिस्ट नहीं इन्वॉल्व, बहुत कम इन्वॉल्व होती है, जब इसमें बहुत बड़ी परसेंटेज में रिस्ट भी इन्वॉल्व होती है, शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है, एंकर और एल्बो। सो नी इज द कॉमनेस्ट, जबकि उसमें क्या था, फर्स्ट मेटाकार्पोफ्लेक्सिस। क्रॉनिक डिजीज इसी तरह एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट जो है, क्रॉनिक जो है, ये पॉली आर्टिकुलर होता है, ठीक। इट कैन प्रेजेंट एज इंडक्शन और एनहांसमेंट ऑफ पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, इंडक्शन ऑफ सीवियर डिस्ट्रक्टिव आर्थराइटिस, जॉइंट जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है, जॉइंट टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। सिमेट्रिक साइनोवाइटिस, जस्ट लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो सिमेट्रिक साइनोवाइटिस कॉज कर सकती है, ये क्रॉनिक सीपीडी जो सूडोगॉट कहते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क या लिगामेंट की कैल्सिफिकेशन, ये एक वो जगह है जहाँ जिसको कि गाउट इन्वॉल्व नहीं करती, लेकिन सूडोगाउट इसको इन्वॉल्व, और इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इट कैन कॉज स्पाइनल स्टीनोसिस। अब इसकी डायग्नोसिस, जब आप किसी पेशेंट की समहाउ द अदर इन्वॉल्वमेंट होती है उस पेशेंट के जॉइंट की, आप उस पेशेंट का या एमआरआई करें या फिर आप उसकी आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं कि कैमरे के ज़रिए जाके अंदर जॉइंट को आप देखते हैं, तो दैट इज़ आर्थ्रोस्कोपी। उसमें जब आप देखते हैं तो आपको पंक्टेट या लीनियर रेडियो डेंस ओपेसिटीज नज़र आती हैं इन दी फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट मेनिस्काई या हाईलाइन कार्टिलेज। हमने कहा था कि नी को इन्वॉल्व करती है, तो वहाँ पर मेनिस्कस होती है, पंक्टेट स्पॉट्स होते हैं। इस तरह कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस होता है, नी में कैल्सिफिकेशन हो जाती है। इसी तरह इट कैन बी सीन इन दी रेडियल जॉइंट, सिम्फिसिस प्यूबिस, ये जो आपकी प्यूबिक बोन्स दो मिलती हैं इसे सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये कुछ खास लोकेशंस हैं जो कि आपने याद रखनी है, जो कि सूडोगाउट में होती हैं, गाउट में नहीं होती है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जॉइंट्स के अंदर फ्यूजन नहीं होता, उसमें जॉइंट में फ्यूजन होता है तो आप एस्पिरेट कर लेते हैं, इसमें फ्यूजन बहुत कम होता है, तो इसीलिए आपको जॉइंट की जो साइनोवियम है उसकी बायोप्सी करनी पड़ती है, ठीक है। और इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, रोम्बॉइड और या रॉड लाइक इंट्रासेलुलर क्रिस्टल होते हैं सीपीपीडी के जो कि नजर आते हैं, और इन्फ्लेमेटरी सेल काउंट इज आल्सो इंक्रीज बट नॉट टू दैट हाई लेवल जितना के उसके अंदर होती है। अब इसका ट्रीटमेंट गाउट की तरह का ट्रीटमेंट है इसका, लेकिन क्योंकि ये लार्ज जॉइंट को इन्वॉल्व करती है या नी को, तो इसमें हम इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड भी दे सकते हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्चिसिन एक्यूट अटैक्स में और प्रोफिलैक्सिस में यूज करते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्रॉनिक की नहीं है, ठीक है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रीट सेकेंडरी कॉजेज, और कॉल्चिसिन सम टाइम जो है इट इज helpful. So that was all about the lecture. Now we have some time probably, and I would like to ask कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई आपने लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में से या आज के लेक्चर में से कोई चीज़ पूछनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। माइक, ओ स्टूडेंट्स का माइक खोल, स्टूडेंट्स के माइक खोल। हेलो जी, एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन? सब समझ में आ गया?
चलें, there is no question, so thank you very much.